अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ वाटर वाला चैप्टर जो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब इस लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि वाटर की कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे। वो दो टाइप्स होती हैं और उनमें से एक टाइप है हार्ड वाटर, जिसकी हम कॉजेज भी देखेंगे कि वाटर हार्ड क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसके लिए चलें लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने लगे हैं वाटर की टाइप्स, और जिसमें दो टाइप्स आती हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। बहुत दफ़ा हमने इसका जिक्र किया, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स में हमने इसको बार बार डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे आपको डिटेल नहीं बताई गई थी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर का पार्ट था और यहाँ पे डिटेल बतानी थी। इस वजह से पहले सिर्फ इनका नाम मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होता है। जब आप पुराने कॉन्सेप्ट्स पढ़ें जहाँ पे सिर्फ इनके नेम्स मेंशन्ड हैं, तो अब आपको ज़्यादा समझ आनी चाहिए क्योंकि अब इसका कॉन्सेप्ट आप ले लेंगे। स्टूडेंट्स, आपके पास जो दो टाइप्स ऑफ वाटर है ना, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, उसकी जो सबसे पहली डिफ्रेंसिएशन है ना, वो इस बेसिस पे है कि वो सोप के साथ किस तरह रिएक्ट करती है, मतलब साबुन के साथ कैसे रिएक्ट करती है। तो जो हार्ड वाटर होता है ना स्टूडेंट्स, वो आपके पास जब वाटर सोप के साथ रिएक्ट करता है तो वो लेदर नहीं बनाता। लेदर क्या चीज़ होती है? झाग। ठीक है, जो आप देखते हैं कि कुछ साबुन ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी झाग बना देते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़ा टाइम लगाते हैं। उसमें साबुन का कोई कसूर नहीं होता, उसमें वाटर या तो सॉफ्ट होता है या हार्ड वाटर होता है। ठीक है, अगर तो साबुन के साथ झाग मतलब विद सोप लेदर बहुत जल्दी बन रही है, तो इसका मतलब है कि जो वाटर है वो सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, और अगर वो जल्दी नहीं बन रही तो इसका मतलब जो वाटर है वो हार्ड वाटर है। ये बहुत बेसिक डिफ्रेंसिएशन है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए इस पे डिफ्रेंशिएट करने का कहा गया हो, तो ये एक पॉइंट मतलब पहला वो है जो आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि आपके पास ये जो सॉफ्ट और हार्ड वाटर है, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। मतलब अगर ये इतनी लेदर नहीं बना रहा एक और दूसरा बहुत बना रहा है, तो इधर डिफरेंस क्या आ रहा है, वजह क्या आ रही है। रीजन क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास हार्ड वाटर में बहुत सारे डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं, किसके सॉल्ट्स होते हैं? कैल्शियम के सॉल्ट्स हो सकते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हो सकते हैं। आप सबको पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके पास मेटल्स हैं। मेटल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल्स जब भी सॉल्ट बनाएंगी तो ये किसी नेगेटिवली चार्ज चीज के साथ, आयन के साथ या किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करेंगी और आपके पास सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि हार्ड वाटर में क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम या किसी हैवी मेटल के सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये हार्ड वाटर हो जाता है। लेकिन सॉफ्ट वाटर क्या होता है कि इसके अंदर कोई डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, कोई भी सॉल्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये एज इट इज ही होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, देखिए एक हार्ड वाटर है जो बहुत ज़्यादा लेदर बनवा रहा है सोप की, इसका मतलब है उतना ही वो साबुन का यूज़ बढ़ा रहा है। दूसरा वाटर टाइप है जो कि साबुन की लेदर बहुत जल्दी बना रहा है, मतलब कि जो साबुन का काम है वो जल्दी जल्दी उसका एक्शन परफॉर्म करवा देगा और टाइम वेस्टिंग भी नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, और साथ ही साथ आपका साबुन भी कम क्वांटिटी में यूज़ होगा। ठीक है, इसी वजह से हार्ड वाटर अगर होगा तो आपको लेदर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोप की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये हार्ड वाटर क्या करता है, सिर्फ सोप के साथ एक फिल्म बना देते हैं, स्कम टाइप कोई चीज़ बनती है जिससे क्या होता है कि लेदर नहीं बनता। लेदर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोप की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है क्योंकि हार्ड वाटर जो है इसमें आपको साबुन बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, ये एक्सपेंसिव चीज़ है। जबकि अगर सॉफ्ट वाटर की बात करें तो इसमें साबुन वेस्ट ही नहीं होता, फौरी वो कन्वर्ट हो जाता है लेदर में, और इस तरह से आपके पास वो जो लेदर बन जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इसको सॉफ्ट वाटर कह देते हैं। अब लेकिन क्या है कि आपके हार्ड वाटर के अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, इंपॉर्टेंट मेटल्स प्रेजेंट हैं, इसी वजह से ये जो डिफ्रेंसिएशन फैक्टर मैंने अभी बताया है ना, इसकी रीज़न अब सॉफ्ट वाटर के अंदर तो ये नहीं है। तो क्या होगा कि सॉफ्ट वाटर आपके पास ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए बुरा होगा। ये बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं ताकि आपको पता हो कि डिफरेंस किस बेसिस पे आ रहा है। डिफरेंस जिस बेसिस पे आ रहा है स्टूडेंट्स, वो यही रीजंस है। आपने पेपर में ये लाजमी लिखनी है। ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए सॉफ्ट वाटर कभी भी अच्छा नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कोई सॉल्ट्स ही प्रेजेंट नहीं होते। आपको कैल्शियम जिस तरह अगर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो कैल्शियम की ज़रूरत क्यों होती है? कैल्शियम की ज़रूरत हम सबको पता है बोन्स में होती है, टीथ में होती है कैल्शियम की ज़रूरत। ठीक है, कैल्शियम तो आपका बोनी स्ट्रक्चर बना रहा है ना बॉडी का, इसलिए कैल्शियम की ज़रूरत है बॉडी को। अगर आपके वाटर में इंपॉर्टेंट मिनरल्स ही नहीं है, इंपॉर्टेंट मेटल्स ही नहीं है, तो फिर वो वाटर भी पीने के लिए इतना अच्छा नहीं है। पी तो आप लें भी लेकिन वो अच्छा ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर वो ज़रूरी चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में ये बेसिक डिफरेंसेस थे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि हमारे पास हार्ड वाटर के कॉजेज़ क्या होते हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं।
उसके लिए स्टूडेंट्स मैं ये बोर्ड साफ करके आती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि वाटर हार्ड क्यों होता है, आखिर उसके पीछे कॉजेज क्या होते हैं। कॉजेज स्टूडेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया है कि जो वाटर हार्ड होता है उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। किसके सॉल्ट्स होते हैं? वो मैग्नीशियम के होते हैं, वो कैल्शियम के होते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि आपके पास ये डिजॉल्व सॉल्ट्स आते कहाँ से हैं, ठीक है, वाटर के अंदर। स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि रेन वाटर मतलब बारिश का पानी जब पड़ता है ना, तो वो आपको पता है एटमॉस्फेयर में है, हवा में से हवा में भी कांटेक्ट में आता है। तो ये रेन वाटर आपका कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। रेन वाटर किसके साथ कंबाइन करेगा? रेन वाटर विल कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब जैसे ही ये बारिश का पानी ज़मीन पर पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये मिल चुका है, फिर ये पड़ेगा ज़मीन पे और ये सॉइल से गुजरेगा। सॉइल से जहाँ जहाँ से ये पानी गुजरेगा ना, वहाँ पे मौजूद होते हैं इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स होते हैं, किसके कार्बोनेट्स होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कार्बोनेट का क्या मतलब होता है? कार्बोनेट का मतलब है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट आइन अटैच्ड होंगे, ठीक हो गया। कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके पास पॉजिटिव आइंस है, कार्बोनेट आपका नेगेटिव है, इस वजह से ये इनकी अटैचमेंट हो जाएगी। सॉइल के अंदर ये कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं और बारिश का पानी आ रहा है जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच्ड है, आप देख सकते हैं ये है कैल्शियम, साथ उसके कार्बोनेट अटैच्ड है, तो हम कह देंगे कि ये कैल्शियम का कार्बोनेट है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? मैंने आप सबको बता दिए, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, बारिश के पानी ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया रिएक्ट, और अब इन दोनों चीज़ों ने सॉइल पे जाके कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है स्टूडेंट्स, ये इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है। सॉल्युबल किस चीज़ में? वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। लेकिन इन दोनों चीज़ों की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, अब ये रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके ये क्या बना देगी स्टूडेंट्स? ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, ठीक हो गया। ये बात समझ में आ रही है कि आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी? आपके पास बनेंगे बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट से बन जाएगा बाइकार्बोनेट विच इज़ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये अब आपके पास सॉल्युबल सॉल्ट है जो आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा और वाटर को हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ये बात समझ में आ रही है। फिजिकल स्टेट्स बहुत ज़रूरी होती हैं केमिकल रिएक्शंस में। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में किस तरह सॉइल में प्रेजेंट है ना वो कार्बोनेट, और वो उधर सॉलिड फॉर्म, पाउडर फॉर्म, जो भी जिस भी फॉर्म में अल्लाह ताला की तरफ से है वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। कहाँ थी कार्बन डाइऑक्साइड? आपके एटमॉस्फेयर में, जो गैस है। और वाटर लिक्विड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि ये बारिश का पानी है, और बारिश का पानी पानी है ना, लिक्विड फॉर्म है, तो वो आपको ऑलरेडी पता है कि लिक्विड फॉर्म है। अब ये सारी चीज़ें जब रिएक्ट करेंगी तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो एक्वस होगा। एक्वस का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ जब वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है उसको हम कह देते हैं एक्वस। ये बात समझ में आ रही है? तो हमने कह दिया कि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इसकी का क्या फिजिकल स्टेट हमने मेंशन कर दी कि ये एक्वस होता है, ठीक है। इसी तरह से हमने कहा कैल्शियम के भी कार्बोनेट होंगे और मैग्नीशियम के भी कार्बोनेट होंगे। तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट देख लेते हैं। मैग्नीशियम का कार्बोनेट कहाँ प्रेजेंट था? सॉइल के अंदर। मैं साथ साथ रिपीट कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट गौर से सुनने, समझ आनी चाहिए चीज़, क्योंकि अगर समझ नहीं आएगी तो ये रिएक्शंस आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, और फिर ये भी नहीं पता लगेगा कि रिएक्टेंट साइड पे क्या क्या चीज़ें लिखनी है। मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट है, किसका है? मैग्नीशियम का, ठीक है। ये अब आपके सॉइल में प्रेजेंट है। सॉइल में आया है बारिश का पानी, वाटर, ठीक है। ये बारिश का पानी अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया एटमॉस्फेयर से, जो कि है गैस फॉर्म में, ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ करेंगे रिएक्ट और आपके पास बन जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये अब आपके पास जो कंपाउंड बन गया है, ये फिर से अब आप देख सकते हैं कि ये सॉल्युबल है, ये आपके पास डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, ये सॉल्ट वाटर में चला जाएगा, वाटर को ये कन्वर्ट कर देगा हार्ड वाटर में, ठीक है। ये रिएक्शन समझ में आए। फिजिकल स्टेट्स लाजमी लिखनी है, साथ ही साथ जब ये रिएक्शन सॉल्व करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कहाँ पे कौन सा सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, ये वाटर कहाँ से आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। वाटर कहाँ का है? बारिश का पानी है। कार्बन डाइऑक्साइड, बारिश का पानी इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके आया है। इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉइल में मौजूद थे, बारिश का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पड़ा सॉइल पे, इन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स ही हों, ठीक है।
अब हम इनको कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स कह रहे हैं ना, इस कॉन्सेप्ट पे कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। आपके पास कार्बोनेट ग्रुप अटैच्ड है कैल्शियम के साथ, इसलिए हम उसे कह देते हैं वो कैल्शियम का कार्बोनेट है। मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए हम कह देते हैं कि ये कार्बोनेट मैग्नीशियम का है। तो ये बात समझ में आ रही, केमिस्ट्री लैंग्वेज की बातें, केमिस्ट्री लैंग्वेज अगर आपको आती होगी तो ये सारी चीजें समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बोनेट्स प्रेजेंट हो। कार्बोनेट मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनेट ग्रुप है। रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए, जरूरी नहीं कि कार्बोनेट्स ही प्रेजेंट हो सॉइल में। आपके सॉइल में क्लोराइड्स भी हो सकते हैं और सल्फेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वो रिएक्शंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए आपने नहीं पढ़ने, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोराइड्स भी हो सकते हैं, सल्फेट्स भी हो सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक हो गया। ये क्लोराइड्स और सल्फेट्स जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हैं ये भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब रिएक्टेंट साइड पे आपके पास कार्बोनेट्स की जगह यहाँ क्लोराइड लिख दें, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम का क्लोराइड बनाए आप तो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक हो गया। ये दोनों चीजें भी आपके रिएक्टेंट साइड पे लिखी हो सकती हैं। साथ ही साथ सल्फेट्स भी हो सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का भी बता देती हूँ आपको, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी चीज़ें आपके रिएक्टेंट साइड पे लिखी हो सकती हैं इन कार्बोनेट्स के अलावा। लेकिन बाकी रिएक्टेंट्स आपके यही रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इनके सॉल्युबल सॉल्ट्स बन जाएंगे, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगी। बस ये याद रखना है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉल्ट बन रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। ये बात समझ में आ रही है कि प्रोडक्ट क्या चीज़ बन रही है, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यही तो बात हमने की थी कि जब हमने हार्डनेस ऑफ वाटर की बात की थी कि वाटर हार्ड कब होता है, जब उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बन गए ना सॉल्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये अब आपके वाटर के अंदर हैं, ये वाटर को हार्ड कर देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ये रिएक्शंस हैं जो जरूरी हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास रेन वाटर जो काम कर रही है, वो आपको वैसे प्रोसीजर में समझा चुकी हूँ, लेकिन हो क्या रहा है मैं फिर से बता देती हूँ कि आपके पास डाइवेलेंट कैटाइंस हैं। डाइवेलेंट कैटाइंस का मतलब है वो आयंस हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आयन बने हैं, ठीक है। मैग्नीशियम है आपका एक डाइवेलेंट कैटाइन, साथ ही साथ कैल्शियम है आपका डाइवेलेंट कैटाइन। जब उसको कैटाइन बना देना है स्टूडेंट्स, जब भी आपने किसी भी एलिमेंट को उसके आयन में कन्वर्ट कर देना है ना, तो चार्ज के साथ चार्जेस भी जरूर लिखना है, नंबर भी जरूर लिखना है, ठीक है। तो आपका डाइवेलेंट कैटाइन, जब आपने कह दिया कि मैग्नीशियम का डाइवेलेंट कैटाइन है, तो फिर आपने मैग्नीशियम को इस तरह कभी भी नहीं लिखना, ये एलिमेंटल फॉर्म है, इस तरह नहीं लिखना, इस तरह वो पीरियोडिक टेबल में है जो उसकी एलिमेंटल फॉर्म है, ठीक है। अब आपने उसका आयन बना दिया, और आयन किस तरह से बनता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, क्योंकि मैग्नीशियम आपके पास सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होने की वजह से क्या होता है कि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। या तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर दे और बाकी शेल उसके कंप्लीट है, या ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट करे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। अब आप खुद सोचें, 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना एक मुश्किल काम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इजी काम है। इसीलिए मैग्नीशियम कैटाइन बनाता है जो कि डाइवेलेंट होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो चुके होते हैं। कैल्शियम की भी यही कहानी है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। बार बार कहती हूँ पहले 20 एलिमेंट्स याद कर लें, बहुत सारे तो आपको वैसे ही याद हो गए होंगे अब तक केमिस्ट्री पढ़ते हुए, जो दरमियान में आ रहे हैं उनको भी देख लें, इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्ट कैसे बनेगा स्टूडेंट, सॉल्ट ऐसे बनेगा कि आपके पास डाइवेलेंट कैटाइन होगा और कोई ना कोई एनाइन होगा, जो कि आपके पास क्लोराइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है और कार्बोनेट हो सकता है। क्लोराइड किस तरह से है ये मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया कि वो कंपाउंड कैसे बनते हैं। सल्फेट कैसे, ये मैंने आपको कंपाउंड्स बना के दिखा दिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स। बाइकार्बोनेट्स के कंपाउंड्स आपने ये देख लिए हैं, ये सॉल्ट बन गया जो वाटर में चला जाएगा। और कार्बोनेट भी आपने देख लिया किस तरह से, ये रहे कार्बोनेट के सॉल्ट्स, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब सॉल्ट्स बनेंगे, क्या मतलब है, सॉल्ट्स किस तरह बन रहे हैं, कैटाइंस और एनाइंस की वजह से बन रहे हैं। कैटाइंस आपके पास कौन से हैं, डाइवेलेंट है, ठीक है। सॉल्ट किस तरह बन जाएंगे, सॉल्ट में जो 2 इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं पेपर में जिनका फॉर्मूला पूछा भी जाता है, वो है जिप्सम और लाइमस्टोन। जिप्सम का फॉर्मूला इसी तरह से लिखना है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। ये .2H2O क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये आप सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, साथ ही साथ कैल्शियम सल्फेट उसका फॉर्मूला है। इसके अलावा लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स आपका जो जिप्सम है ये वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है,
स्पेरिंगली सॉल्युबल का क्या मतलब होता है कि बहुत कम इसकी सॉल्युबिलिटी है, बहुत मुश्किल से सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन मुश्किल से सॉल्युबल होता है, ठीक है। वहीं पे आपके पास जो लाइमस्टोन है ये आपके पास वाटर में बिल्कुल ही इनसॉल्युबल होता है। समझ आ रही है बात? लाइमस्टोन बिल्कुल इनसॉल्युबल है, ठीक है, लाइमस्टोन आपके पास इनसॉल्युबल इन वाटर है। और जो आपके पास जिप्सम है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ये बातें याद रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल, अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? उन रिएक्शंस में जो हमने यहाँ पढ़े हैं ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुननी है स्टूडेंट्स। जिप्सम सॉल्ट बन गया ना, कैसे बना? डाइवेलेंट कैटाइन था कैल्शियम, ठीक है, डाइवेलेंट कैटाइन है कैल्शियम, साथ ही साथ एनाइन आपके पास प्रेजेंट है, कौन सा? सल्फेट, ठीक है, ये सल्फेट प्रेजेंट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके साथ अटैच्ड है क्योंकि ये सॉल्ट है, जिप्सम आपके पास बन गया। साथ ही साथ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम पहले भी बहुत दफा पढ़ चुके हैं, इसका नाम हमें याद है। ये जिप्सम और लाइमस्टोन आपके पास वाटर में इनसॉल्युबल, जिप्सम स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब बहुत मुश्किल से सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन चले बहुत मुश्किल से, बहुत कम सॉल्युबिलिटी है इसकी, इनसॉल्युबल है। लाइमस्टोन बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है, लेकिन फिर ये इधर जो वाटर मौजूद है इनके साथ ये रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? ये रिएक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इनका रिएक्शन हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन के बाद वो सॉल्ट्स बन जाएंगे जो कि वाटर को हार्ड कर देंगे। ये हैं वो सॉल्ट्स जो वाटर की हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी जो सॉल्ट्स थे ना वो तो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि ये जो सॉइल में सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इनकी वजह से वाटर नहीं हार्ड हो रहा। लेकिन जब वाटर, बारिश का पानी इन पे पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये सारा का सारा रिएक्शन होगा और वो सॉल्ट्स बन जाएंगे जो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे और वाटर को कर देंगे हार्ड। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, समझ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पेपर में भी वैसे भी पूछा जाएगा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। एक है रेन वाटर, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी प्रेजेंस में आपके पास ये रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन में क्या होगा? इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे। अब सॉल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे रिएक्ट करेंगे, वैसे इनसॉल्युबल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में सॉल्युबल हो जाएंगे। और ये दो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, जिप्सम और लाइमस्टोन, जो कि पेपर में जिनका फॉर्मूला पूछा जाता है। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत दफ़ा हमने पढ़ा है, चैप्टर 1 में भी इसको बड़ी डिटेल में हमने देखा था जब कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन को पढ़ रहे थे। चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा करें, आपको समझ आने में आसानी होगी और भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। जिप्सम अब हमने पढ़ लिया। जिप्सम को वैसे भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सॉल्ट्स के चैप्टर में, इस वजह से ये चीज़ें भूली नहीं है, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। आपसे इन दोनों के फॉर्मूले MCQs भी पूछे जा सकते हैं, साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि जिप्सम की सॉल्युबिलिटी क्या है? स्पेरिंगली सॉल्युबल है। और लाइमस्टोन की सॉल्युबिलिटी क्या है? कि ये बिल्कुल ही इनसॉल्युबल है। तो पूछा जा सकता है पेपर में कि ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं फिर वाटर के साथ, जो कि बारिश का पानी है, ये रिएक्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, फिजिकल स्टेट सीखना इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखेंगे तो आपके पास रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होगा, आपको समझ भी नहीं आएगी रिएक्शन की। कोई भी फिजिकल स्टेट क्यों थी वो मैंने आपको डिटेल सारी बता दी है। तो आप स्टूडेंट्स अब ये करें कि इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और साथ ही साथ ये जो कुछ बातें लिखी हुई हैं ये पेपर में ज़रूर लिखनी है। पेपर में क्वेश्चन आए कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर का, तो आपने कॉज में ये ज़रूर लिखना है कि आपके पास रेन वाटर कैसे सॉल्ट्स बनते हैं। सबसे पहले सॉल्ट कैसे बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं कैटाइंस और एनाइंस की वजह से। रेन वाटर क्या करता है? इनके साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, और इस तरह आपका वाटर हार्ड हो जाता है जिसके अंदर ये सॉल्ट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशंस जो पढ़ाई जाए वो भी लाजमी याद रखें क्योंकि पेपर में पूछी जाती हैं, और एज इट इज़ लिखनी ज़रूरी है क्योंकि डेफिनेशन के अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा होता है। साथ ही साथ जो मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ाए हैं जब हम कॉजेज ऑफ हार्डनेस पढ़ रहे थे, तो वो भी लाजमी देख लें। क्यों? क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने ज़रूर ये रिएक्शंस मेंशन करने हैं। इससे पता चलता है कि वाटर की हार्डनेस के आखिर पीछे रीज़न क्या है। एक्सप्लेन भी बहुत डिटेल में किया गया, एक्सप्लेनेशन को भी नहीं भूलना। तो आप इस सबको करें रिवाइज। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।